तो आज बेसिकली हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 6 कर लिया था। चैप्टर नंबर 7 में भी हमने कंप्लीट नहीं करना, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं। तो अभी हमारे कोर्स में जो रिमेनिंग है कंटेंट वो मैं जरा आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 7 के हमने जो है वो 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। फिर इसके बाद हम जो है वो एरर करेक्शन कोड्स हमने पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 14, 15 के कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, यानी कंप्लीट चैप्टर्स नहीं है, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं। तो हमारी चैप्टर नंबर 7 इज बेसिकली रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन। अब तक हम जो है चैप्टर नंबर 6 में ये पढ़ आए हैं कि आपने किसी भी सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करना है। चैप्टर नंबर 6 से ऑनवर्ड जितने भी बेसिकली ये चैप्टर्स हैं ज्यादातर ये रिलेटेड हैं डिजिटल कम्युनिकेशन के, ठीक है। और ज़ाहिर सबसे पहला स्टेप जो है वो A to D था, जो हमने डिटेल से चैप्टर नंबर 6 में पढ़ लिया है। अब कुछ और प्रिंसिपल्स हैं डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन से रिलेटेड कि जब आपने डाटा ट्रांसमिट करना है तो वो किस तरह डिजिटल फॉर्म में होगा, उसकी डिटेल्स हम इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स के थ्रू पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम और डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, इन दोनों में डिफरेंस क्लियर है? कोई किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है कि एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम कौन सा है? ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें डिजिटल डाटा यूज हो रहा है उसको हम डिजिटल कम्युनिकेशन कहते हैं, और ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें सिर्फ एनालॉग डाटा यूज हो रहा है उसको हम एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो भी डाटा सिग्नल आपका ट्रांसमिट हो रहा है एंटीना से, वो किस फॉर्म में है? सिग्नल एनालॉग, ठीक है, शाबाश। हमेशा जो सिग्नल आप ट्रांसमिट कर रहे हैं वायरलेस कम्युनिकेशन में वो एनालॉग सिग्नल होता है। तो अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर ये एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है तो आपके इधर जो पीछे कम्युनिकेशन सिस्टम है डिजिटल नहीं हो सकता। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम हो सकता है, लेकिन हमेशा एनालॉग डाटा एंटीना से ट्रांसमिट होगा। बाकी जो प्रोसेसिंग है वो किस डोमेन में हो रही है? वो अगर डिजिटल डाटा पे हो रही है तो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम विल बी अ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इन शॉर्ट, एनी कम्युनिकेशन सिस्टम इन विच वी आर हैंडलिंग डिजिटल डाटा इज कॉल्ड अ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें डिजिटल डाटा से कोई ताल्लुक ही नहीं है, आपकी पूरी की पूरी जो ट्रांसमिशन ब्लॉक और रिसीविंग ब्लॉक कहीं पे भी डिजिटल डाटा यूज ही नहीं हो रहा, तो वहां पे सारे का सारा एनालॉग डाटा होगा, उसको फिर हम एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि जैसे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में खास तौर पे जो जो प्रोग्रेस होती रही, तो उस वक्त डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो है वो काफी स्ट्रांग हो गए, और उनके एडवांटेजेस ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 6 में बड़ी डिटेल से पढ़े हैं कि डिजिटल डाटा को जो है वो रीजनरेट किया जा सकता है इजीली। उसमें जो है वो जो आपके ब्लॉक्स हैं वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, उसके अंदर चेंजेस करनी आसान होती हैं, और बेशुमार जो है वो एडवांटेजेस हैं डिजिटल के ओवर एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम। So throughout most of the 20th century, a significant percentage of communication system was in the analog form. तो 20th सेंचुरी में जो एनालॉग फॉर्म में था, हाउएवर 90s में जब डिजिटल फॉर्मेट शुरू हुआ और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है वो एडवांसमेंट हुई, उसमें ट्रांजिस्टर्स और बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उनमें जो है वो डेवलपमेंट्स हुई, तो डिजिटल फॉर्मेट जो है वो डोमिनेट करने लग गया। जिस तरह जो नॉर्मली अभी जो एज है, खास तौर पे आप लोगों ने जब से जो है डील करना शुरू किया डाटा को कंप्यूटर्स के साथ, तो जितनी भी ये प्रोसेसिंग है डिजिटल डोमेन में हो रही है, मोबाइल फोन्स में है, चाहे वो कंप्यूटर्स की फॉर्म में है, चाहे वो टेलीविजन स्टेशन हैं, केबल नेटवर्क्स हैं। तो इसकी जो HT, NTSC, HDTV, ये जितनी भी कम्युनिकेशंस की आपने अभी तक बातें सुनी, ये सारी खरी डिजिटल फॉर्म में है। इनफैक्ट इवन द लास्ट एनालॉग रिफ्यूज ऑफ ब्रॉडकास्ट रेडियो इज फेसिंग स्ट्रॉन्ग डिजिटल कंपटीटर इन द फॉर्म ऑफ सैटेलाइट रेडियो। इवन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी जो एग्जिस्ट करते हैं एनालॉग फॉर्म में, उनके लिए भी जो सैटेलाइट रेडियो जो डिजिटल फॉर्म में है वो इस एनालॉग रेडियो को सप्रेस करता है। Given the dominating importance of digital communication systems in our life today, it is never too early to study the basic principles and various aspects of digital data transmission, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें हम जो है वो this chapter deals with the problems of transmitting digital data over a channel. Hence the starting message are assumed to be digital. यानी हम ये assume कर रहे हैं कि हमारे पास जो मैसेज है, जाहिर है कि अगर मैं
जनरल मैसेज की बात करूं, जो रियल टाइम मैसेज है, मैं बोल रहा हूँ, या कोई टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग हो रही है, लाइट की इंटेंसिटी की रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये सारे सिग्नल्स एनालॉग हैं, लेकिन डिजिटल में कन्वर्ट होके ट्रांसमिट होंगे आगे, डिजिटल में कन्वर्ट होके आपके कम्युनिकेशन सिस्टम को मिल रहे हैं। स्टार्ट में ए टू डी कन्वर्जन है, इसलिए हम जो है वो अज्यूम करते हैं कि लेट्स से कि आपका डाटा जो है वो डिजिटल में, क्योंकि हम सारी जो डिटेल्स है वो डिजिटल कम्युनिकेशन की पढ़ेंगे इस चैप्टर में। वी शैल बिगिन बाय कंसीडरिंग द बाइनरी केस वेयर द डाटा कंसिस्ट्स ऑफ ओनली 2 सिंबल्स। अब हमेशा याद रखें कि ये जो बाइनरी केस है ये एक फॉर्म है डिजिटल सिग्नल की। लेट्स से कि एक डिजिटल सिग्नल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके ये 2 लेवल्स हैं, तो ये बाइनरी सिग्नल है। अगर एक सिग्नल हो जिसके 2 नहीं बल्कि 4 लेवल्स हो तो ये भी डिजिटल है, लेकिन ये बाइनरी निकल आएगा, ये क्वार्टर निकल आएगा, ठीक है। तो एमरी कम्युनिकेशन होती है जिसमें एम नंबर ऑफ सिंबल्स होते हैं हमारे पास। सो वी असाइन अ डिस्टिंक्ट वेवफॉर्म अ पल्स ईच ऑफ दीज 2 सिंबल्स। तो जब हम बाइनरी कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन 1 और 0 में, 1 और 0 में से हम एक को एक पल्स दे देंगे और दूसरे को दूसरी पल्स दे देंगे, आगे हम देखेंगे। द रिजल्टिंग सीक्वेंस ऑफ दीज पल्सेस इज ट्रांसमिटेड ओवर अ चैनल एट द रिसीवर। दीज पल्सेस आर डिटेक्टेड एंड आर कन्वर्टेड बैक टू बाइनरी डाटा 1s and 0s। तो अगर हम जनरल किसी भी डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स के कंपोनेंट्स को देखना चाहें तो ये एक जनरल ब्लॉक डायग्राम है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो जनरली किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर कौन कौन से ब्लॉक्स प्रेजेंट हैं? सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ये मैसेज सिग्नल है। ये मैसेज सिग्नल आपके पास जो है वो माइक का सिग्नल भी हो सकता है, वो ईमेल भी हो सकती है, वो कोई वीडियो भी हो सकती है, जो भी मैसेज सिग्नल है। मैसेज हर उस चीज को कहते हैं जो आप एक ट्रांसमिटिंग एंड से रिसीविंग एंड पे पहुंचाना चाह रहे हैं। इसके बाद ये सोर्स एनकोडर है। ये सोर्स एनकोडर का काम क्या है? सोर्स एनकोडर का काम सिर्फ ये है कि वो आपके सिग्नल को जो कि एनालॉग फॉर्म में है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं डिजिटल में, ठीक है। यानी आप समझ लें कि यहाँ पे ये ए टू डी कन्वर्जन हो रही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जो पीसीएम था जो हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था, पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन, वो भी बेसिकली यही काम कर रहा था कि आपके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। तो डिजिटल डाटा आपको मिल गया। इसके बाद जो स्टेप है इट इज कॉल्ड बेस बैंड मॉड्यूलेशन, ब्रैकेट में लिखा हुआ लाइन कोडिंग। अच्छा, अब इस ब्लॉक में ये एक ब्लॉक है मॉड्यूलेशन का और ये दूसरा ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक्स किसके हैं? मॉड्यूलेशन के हैं, ठीक है। फर्क क्या है? ये बेस बैंड मॉड्यूलेशन है और ये कैरियर मॉड्यूलेशन है। क्या डिफरेंस है दोनों में, कोई मुझे बता सकता है? ये पहले बात हम कर चुके हैं। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल कैरियर मॉड्यूलेशन एंड बेस बैंड मॉड्यूलेशन? जरा ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि इसका डिफरेंस जो है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, लेकिन इसके नेम से हमेशा जो है कम्युनिकेशन सिस्टम का कोर्स पढ़ने के बाद भी जो है ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए काइंडली इसको गौर से सुने। बेस बैंड मॉड्यूलेशन ऐसी मॉड्यूलेशन होती है जिसका काम सिर्फ ये होता है कि आपके डिजिट्स को, बिट्स को किसी ना किसी वेव फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये मॉड्यूलेट का वर्ड बेसिकली मॉड्यूलेशन का वर्ड रिप्रेजेंट करता है चेंज को। तो क्या चेंज आ रही है इसमें कि ये आपका सिग्नल था जो कि डिजिट्स की फॉर्म में है, इस बेस बैंड मॉड्यूलेशन के ब्लॉक ने, इसका काम ये है कि ये इस सिग्नल को वेव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। क्लियर होगी ये बात? इवन जो हमने पीसीएम पढ़ा है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, उसमें हमने क्या कहा था कि हमने ये एक ए टू डी के बाद जो हमारे पास एक कोड आया है, इस कोड को हमने पल्सेस में भी कन्वर्ट किया था ना, आपको याद होगा, पल्स 1 0 0, ठीक हो गया। तो ये पीसीएम भी बेसिकली बेस बैंड मॉड्यूलेशन की ही एक टाइप है। बेस बैंड मॉड्यूलेशन यानी कोड को वेव फॉर्म देना, इसके बहुत सारे तरीके हैं जिनमें से एक तरीका हमने पढ़ा था पीसीएम, बाकी कुछ तरीके ये लिखे हुए हैं, ये हम पढ़ेंगे अभी, ऑन ऑफ, पोलर, बाइपोलर, राइट। तो बेस बैंड मॉड्यूलेशन का काम क्या है कि आपके डिजिटल कोड को वेव फॉर्म में कन्वर्ट करना। मॉड्यूलेशन के बाद हमें ये जो सिग्नल मिल रहा है ये है बेस बैंड में ही, लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, बेस बैंड में ही है, इसलिए इसको बेस बैंड मॉड्यूलेशन कहते हैं। इसके बाद इस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर पे कौन सी मॉड्यूलेशन लेके जाएगी? ये वाली मॉड्यूलेशन, विच इज कॉल्ड कैरियर मॉड्यूलेशन, ठीक हो गया। तो इसको बेस बैंड इसीलिए कहते हैं, क्यों? क्योंकि बेस बैंड मॉड्यूलेशन के बाद भी आपका सिग्नल जो है वो बेस बैंड में ही रहता है, जबकि
कैरियर मॉड्यूलेशन इसलिए उसको कहते हैं कि आपका सिग्नल जो है वो लो फ्रीक्वेंसी से हाई कैरियर की फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक हो गया? तो इसलिए काइंडली जो है ना ये डिफरेंस जो है ये याद रखिएगा। जी आगे चलते हैं। इसके बाद जो है वो मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है। मल्टीप्लेक्सर क्यों लगा हुआ है जी? बताएं, चैप्टर नंबर 6 में हम बड़ी दफा पढ़ चुके हैं। मल्टीप्लेक्सर क्यों यूज करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में? जब हमारे पास मल्टीपल सिग्नल्स हैं और ट्रांसमिट हमने उनको एक चैनल पे करना है एट अ टाइम, इसलिए हम मल्टीप्लेक्सर करते हैं। मल्टीप्लेक्सर की इनपुट्स मैनी होती हैं और आउटपुट एक होती है, तो इस चैनल के थ्रू हम इन तमाम सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, इसलिए हम मल्टीप्लेक्सर यूज करते हैं। इसके बाद चैनल आ गया। चैनल वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड चैनल भी हो सकता है। इसके बाद है रीजनरेटिव रिपीटर। हाँ जी, सबसे बड़ा एडवांटेज जो डिजिटल कम्युनिकेशन में है वो ये है कि हम रीजनरेटिव रिपीटर इस्तेमाल करते हैं, जिसका काम ये होता है कि कुछ डिस्टेंस के बाद शॉर्ट डिस्टेंस पे जो भी एरर, जो भी चेंजेस आई है सिग्नल में, उसको हम कंपनसेट करें और सिग्नल को रीजनरेट कर लें। ठीक है? तो ये एक बेसिक सी जनरल ब्लॉक डायग्राम है जो किसी डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा और भी ब्लॉक्स हो सकते हैं, लेकिन ये मेन ब्लॉक्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सोर्स था, द इनपुट टू अ डिजिटल सिस्टम द फॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स की फॉर्म में होगा। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। द इनपुट कुड बी द आउटपुट फ्रॉम अ डेटा सेट और कंप्यूटर और डिजिटाइज्ड ऑडियो सिग्नल। जिस भी डिजिटल फॉर्म में आप देखेंगे वो पीसीएम से भी आ सकता है, वो डेल्टा मॉड्यूलेशन से भी आ सकता है, या किसी और कोडिंग स्कीम से आ सकता है। डिजिटल फेसिमाइल, टेलीमेट्री डाटा एंड सो ऑन, एनीथिंग डिजिटल। ठीक है? Almost most of the discussion in this chapter is confined to the binary case communication schemes using only two symbols. तो जनरली हम ये जो डिटेल्स पढ़ेंगे उसमें हम कंसिडर ये करेंगे कि आपके पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होगी, उसके बाद आपने लेवल्स असाइन किए, तो 2 ही लेवल्स आप यूज करें, 0 और 1. The more general case of memory communication which uses M symbols will also be discussed later. तो बाइनरी कम्युनिकेशन में 2 सिंबल्स हैं, तो मेमोरी कम्युनिकेशन में M सिंबल्स हैं। इसके बाद लाइन कोडर, ये जो ब्लॉक था लाइन कोडर का। तो लाइन कोडर क्या है? लाइन कोडर वही है जो बेसबैंड मॉड्यूलेशन में हो रहा है। ठीक है? लाइन कोडर क्या करता है? बेसिकली बेसबैंड मॉड्यूलेशन जो डिवाइस करता है उसको लाइन कोडर कहते हैं। ठीक है? बेसबैंड मॉड्यूलेशन। ठीक है? जिस तरह कैरियर मॉड्यूलेशन कौन सा करता है? मल्टीप्लेक्सर करता है। तो लाइन कोडर क्या करता है? बेसबैंड मॉड्यूलेशन करता है। ठीक है? तो लाइन कोड्स क्या है? बेसिकली the digital output of a source encoder is converted or coded into electrical pulses, इनको हम waveforms भी कहते हैं, for the purpose of transmission over the channel. अब देखिए 1 और 0 ने तो नहीं जाना चैनल में, 1 और 0 ने तो नहीं लाइन में फ्लो करना, लाइन में तो बेसिकली वोल्टेज और करंट्स ने फ्लो करना है। तो वोल्टेज और करंट्स की तो वेवफॉर्म होगी, तो वो वेवफॉर्म कैसे बनेगी? वो ये लाइन कोडर बनाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लाइन कोडिंग और ट्रांसमिशन कोडिंग भी इसको कहते हैं। There are many possible ways of assigning waveforms या pulses to the digital data. In the case of binary case, 2 symbols, for example, conceptually the simplest line code is on off. अब लाइन कोडर क्या करता है? देखिए ये आपके पास जो सोर्स कोड था, इसके बाद आपके पास ये जो डिजिट्स आ गए हैं, ये डिजिट्स पड़े हुए हैं। ठीक है? अब इन डिजिट्स को तो नहीं हम ट्रांसमिट कर सकते ना चैनल में। इस चैनल में तो किसने जाना है? वोल्टेज ने, करंट्स ने जाना है। तो इसलिए हम इस कोड को कन्वर्ट करते हैं किसी ना किसी वेव फॉर्म में, किसी ना किसी कोड में, जो कि लाइन कोडर का काम है। तो लाइन कोड की एग्जांपल्स, सबसे पहली एग्जांपल है ऑन ऑफ, RG स्टैंड्स फॉर रिटर्न टू जीरो। सेकंड है पोलर, RG स्टैंड्स फॉर रिटर्न टू जीरो। बाइपोलर RG, ऑन ऑफ NRG, NRG स्टैंड्स फॉर नॉन रिटर्न टू जीरो। पोलर स्टैंड्स फॉर पोलर, NRG अगेन नॉन रिटर्न टू जीरो। अब पहले 2 बेसिक टाइप्स हैं इसकी, आपने देखा है कि कुछ जो है वो RG हैं और कुछ जो है वो NRG। इन दोनों में क्या फर्क है? ये 3 जो है ये RG लाइन कोड्स हैं और ये 2 जो है ये NRG लाइन कोड्स हैं। RG और NRG का फर्क क्या है पहले ये समझ लें। RG स्टैंड्स फॉर रिटर्न टू जीरो। रिटर्न टू जीरो का मतलब ये होता है कि आपकी वेवफॉर्म बिट ड्यूरेशन के अंदर ही 0 पे वापस आ रही है। अगर आप देखें तो ये जो फर्स्ट 3 कोड्स हैं, इसमें ये फर्स्ट बिट है 1, ये नेक्स्ट बिट है 1, तो पहली बिट से अगली बिट पे जाने से पहले ही ये 1 0 पे वापस आ गया, ये वाला 1 भी 0 पे वापस आ गया, ये वाला 1 भी 0 पे वापस आ गया। तो दीज आर बेसिकली रिटर्न टू जीरो कोड्स, कि इसने हर बिट के अंदर 0 पे 0 वापस आना है अगली बिट पे जाने से पहले। तो इसका फायदा नुकसान क्या, ये बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल टर्मिनोलॉजी समझ लें। ये जो 2 कोड्स हैं ये जो आपके सामने बने हैं, दीज आर नॉन रिटर्न टू जीरो। नॉन रिटर्न टू जीरो क्यों है? क्योंकि अगर आप इनमें देखें
तो इनमें नेक्स्ट बिट पे जाने से पहले ये 0 पे वापस नहीं जाता। अब ये 1 था ना, तो ये 1 ही है, नेक्स्ट बिट 1 नहीं, दोबारा 1 पे चला गया, नेक्स्ट बिट 1 नहीं, दोबारा 1 पे चला गया, जब 0 आया तो फिर 0 पे किया। जबकि ये 3 कोड्स 0 आए या ना आए, ये 0 पे हर बिट में जरूर जाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं रिटर्न टू 0 कोड्स। और ऐसे कोड जो 0 पे वापस ना जाए बिट के दरमियान, उसको नॉन रिटर्न टू 0 कहते हैं। आरजी और एनआरजी का डिफरेंस ये पता होना इसलिए जरूरी है कि इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करेंगी। हम जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कोड्स की, तो उस वक्त हम ये देखेंगे कि एक कोड आरजी है तो उसका क्या फायदा है, और एक कोड एनआरजी है। तो इसलिए समझना जरूरी है कि आरजी कोड ऐसा कोड है, रिटर्न टू 0 नाम से पता चल रहा है, कोई मुश्किल नहीं है कि आपका कोड जो है वो एक बिट के दरमियान ही 0 पे वापस आएगा, हर बिट पे वो 0 पे वापस आएगा। जबकि ऐसा कोड जो कि हर बिट पे 0 पे वापस नहीं आता, उसको एनआरजी नॉन रिटर्न टू 0 कोड कहते हैं। अब ये जो 3 कोड्स थे, सबसे पहला कोड है ऑन ऑफ। ऑन ऑफ का मतलब है सिंपली ऐसा कोड जो 1 को ऑन से प्रेजेंट कर रहा है और 0 को ऑफ से प्रेजेंट कर रहा है। ऑन ऑफ कोड, 1 आया तो ऑन हो गया और 0 आया तो ऑफ हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट है पोलर कोड। पोलर कोड ऐसा कोड होता है जिसमें आप 1 को एक पॉजिटिव पोल से रिप्रेजेंट करते हैं और 0 को अदर नेगेटिव पोल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पोलर कोड 1 को आपने पॉजिटिव पीक से रिप्रेजेंट किया और 0 को आपने नेगेटिव पीक से रिप्रेजेंट किया, इसको कहते हैं पोलर कोड। इसमें 0 को 0 से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। बाइपोलर कोड क्या होता है? बाइपोलर कोड ऐसा कोड होता है जिसमें आप 0 को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन 1 को अल्टरनेटिंग पीक से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे पहला 1 आपने पॉजिटिव पीक से रिप्रेजेंट कर दिया, तो दूसरा 1 आपने नेगेटिव पीक से रिप्रेजेंट कर दिया, फिर अगला 1 आया तो दोबारा पॉजिटिव पीक होगी। तो इस किस्म के कोड को कहते हैं बाइपोलर, जिसमें 3 पोल्स होते हैं, ठीक है, आपको नजर आ रहे हैं 1, 2 और 3 पोल्स। जबकि पोलर में कितने पोल्स हैं? 2 पोल्स हैं, ठीक हो गया, क्लियर हो गया बात। ये पोलर आरजी ऐसा कोड जो कि बिट के दौरान ही 0 पे वापस आ रहा है और पॉजिटिव पीक से 1 रिप्रेजेंट हो रहा है, नेगेटिव पीक से 0 रिप्रेजेंट हो रहा है। ऐसा कोड जिसमें आप पॉजिटिव पीक से अल्टरनेट पीक से 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 0 को 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड बाइपोलर कोड, ठीक हो गया। आरजी इसलिए कि हर बिट के अंदर ही आपका कोड 0 पर रिटर्न कर रहा था। ये नेक्स्ट 2 कोड्स हैं, दीज आर कॉल्ड एनआरजी कोड्स। एनआरजी कोड्स का मतलब है नॉन रिटर्न टू 0। और इनको नॉन रिटर्न टू 0 क्यों कहते हैं? उसकी वजह यह है कि अब आप इन दोनों कोड्स को देखें, अब आपका कोड बिट के दौरान 0 पे वापस नहीं आ रहा। अच्छा जी, पहले कोड की टाइप है ऑन ऑफ एनआरजी, ऑन ऑफ नॉन रिटर्न टू 0। अगेन ये देखें, ये ऑन ऑफ आरजी था पहले, वो सबसे पहला कोड, और ये डी कोड जो है दिस इज ऑन ऑफ एनआरजी। फर्क क्या है? इसमें भी 1 को हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे थे, 0 को 0 से रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन डिफरेंस ये था कि आरजी में आपका कोड बिट के दौरान 0 पे वापस आता है, जबकि एनआरजी में अब आपका कोड 0 पे वापस तब तक नहीं आएगा जब तक आपका 0 सिंबल नहीं आ जाएगा यहाँ पे, ठीक हो गया। दिस वाज एनफ ऑन ऑफ एनआरजी। नेक्स्ट टाइप है पोलर एनर्जी। व्हाट इज पोलर एनर्जी? पोलर एनर्जी अगेन, जो आपके पास पोलर कोड होता है उसमें 2 पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। ये पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है। और पोलर का मतलब है कि आप 1 को पॉजिटिव पीक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 0 को नेगेटिव पीक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगेन ये एनर्जी था, इसलिए आपका कोड जो है वो बिट के दौरान 0 पे वापस नहीं आ रहा। सो दीज आर द बेसिकली सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ लाइन कोड्स। इसके अलावा भी बेशुमार लाइन कोड्स हैं। आप में से कोई कहता है नहीं जी मैं तो ऐसा लाइन कोड चाहती हूँ कि मेरे पास जो है वो 2 1 जो है वो पॉजिटिव पीक से हो, तीसरा 1 जो है वो नेगेटिव पीक से रिप्रेजेंट हो। या आप कहते हैं नहीं मैं ऐसा कोड बनाना चाहती हूँ जिसमें 1 जो है वो नेगेटिव पीक से रिप्रेजेंट हो और 0 जो है वो पॉजिटिव पीक से रिप्रेजेंट हो। तो ये डिफरेंट लाइन कोड्स हैं। बेशुमार टाइप्स के लाइन कोड इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं, हर एक के अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, और ये हम आगे थोड़ा देखेंगे कि कौन सा लाइन कोड जो है वो किस पर्पस के लिए सूटेबल है। इसके बाद मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक होता है। जनरली स्पीकिंग द कैपेसिटी ऑफ अ फिजिकल चैनल फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा इज मच लार्जर देन द डाटा रेट ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेज। यानी आपका पूरे का पूरा चैनल है वो उसको फारिग तो नहीं रखना ना, तो आप क्या करते हैं एक से ज्यादा सोर्सेज को ट्रांसमिट करते हैं। To utilize this capacity effectively, we combine several sources by means of a digital multiplexer. The multiplexing can be achieved through frequency division multiplexing or
टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये डिफरेंट मल्टीप्लेक्सिंग की जो टाइप्स हैं ये हम लेटर ऑन देखेंगे। फिर इसके बाद रीजनरेटिव रिपीटर है। रीजनरेटिव रिपीटर्स का काम क्या होता है? रीजनरेटिव रिपीटर्स आर यूज्ड एट रेगुलरली स्पेस्ड इंटरवल्स along a digital transmission line to detect the incoming digital signals and regenerate new clean pulses for further transmission along the line. पर्पस इसका ये होता है कि जो नॉइज की वजह से पल्सेस में चेंजिंग आ रही है उसको मिनिमाइज करना. This process periodically eliminates and thereby combats accumulation of noise and signal distortion along the transmission path. ठीक है, तो डिजिटल कम्युनिकेशन में रीजनरेटिव रिपीटरिंग इज पॉसिबल. अब ये बेसिकली कैसे होती है, इसके लिए जो है वो ये जो डिस्क्रिप्शन है इसमें डिटेल लिखी हुई है, हम इसको इस डायग्राम से समझते हैं. बेसिकली होता ये है कि एक क्लॉक सिग्नल ऐसे सिग्नल को कहते हैं जो कि पल्स ट्रेन बनाता है, क्लॉक बनाता है. उसकी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड. तो एक क्लॉक सिग्नल है ये जिसका एम्पलीट्यूड a/2 है और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी इसकी उतनी होगी जितनी फ्रीक्वेंसी आपके सिग्नल की है. इसके बाद ये एक सिग्नल है, दिस इज अ रैंडम पोलर सिग्नल है. ये पोलर क्यों है? क्योंकि देखें इसकी पॉजिटिव पीक है और नेगेटिव पीक है, तो ये एक पोलर सिग्नल है. तो होता ये है कि आप लेट्स से इन दोनों सिग्नल्स को अगर एड अप करें तो ये सिग्नल अगर इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो आपको एक ऑन ऑफ सिग्नल मिल जाता है यहाँ पे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहली पल्स की बात करें तो a/2 प्लस a/2 गिव्स यू a, तो ये आपको ऑन सिग्नल मिल गया. और जहाँ पे ये -a/2 है और ये a/2 आपको यहाँ पे 0 मिल गया, तो ये ऑन ऑफ सिग्नल आपका इस तरह जनरेट हो जाता है. तो बेसिकली ये आपका जो सिग्नल जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई है जो कि किसी भी नॉइज की वजह से हो सकती है, किसी वजह से हो सकती है, उसको हम रीजनरेट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट क्लॉक सिग्नल्स और अपने सिग्नल को रीजनरेट कर लेते हैं. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक ब्लॉक्स जो थे डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के, वो एक हमने इसका जनरल ओवरव्यू ले लिया है कि सबसे पहले मैसेज सिग्नल को हम डिजिट्स पे कन्वर्ट करते हैं. ये सारे का सारा काम जो है ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6 के अंदर. ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन. उसके बाद जो है वो बेसबैंड मॉड्यूलेशन या लाइन कोडिंग है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, लाइन कोड्स. उसके बाद डिजिटल कैरियर मॉड्यूलेशन है, ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 और 5. ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग है जिसका काम ये होता है कि बहुत सारे सिग्नल्स को एक जगह ट्रांसमिट करना एक चैनल के थ्रू, और फिर रीजनरेटिव रिपीटर जो है वो उसको रीजनरेट करता है. अब हम कुछ लाइन कोड्स के बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं कि लाइन कोड्स की जो हमने बात की है, डिफरेंट लाइन कोड्स एग्जिस्ट करते हैं, तो हमने कैसे सेलेक्ट करना है कि कौन सा लाइन कोड हमने यूज करना है, और लाइन कोड्स की टाइप्स और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं. डिजिटल डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड बाय वेरियस ट्रांसमिशन और लाइन कोड्स. एग्जांपल्स अभी हमने देखी है ऑन ऑफ, पोलर और बाइपोलर की. Each line code has its own advantages and disadvantages. Among other desirable properties, a line code should have the following properties. हाँ जी, किसी भी लाइन कोड की जो है मेन प्रॉपर्टीज क्या है वो हम देखते हैं. नंबर 1, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ. जो बैंडविड्थ है सबसे जरूरी चीज किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए क्या होती है? बैंडविड्थ. कि बैंडविड्थ एफिशिएंट जो है ना वो आपका कम्युनिकेशन हो, ताकि कम से कम बैंडविड्थ यूज हो. क्योंकि हम बड़ी डिटेल से जो है वो पहले भी देख चुके हैं कि बैंडविड्थ जो है बाकायदा कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए परचेज की जाती है, इट्स वैल्यू. तो उसको सेव करना, उसको यूटिलाइज फुली करना, वो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है. सो लाइन कोड ऐसा होना चाहिए सो दैट द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, कि आप कम से कम बैंडविड्थ के अंदर अपना सिग्नल भेज सकें. ठीक हो गया. पावर एफिशिएंसी. अब जो भी आपने कम्युनिकेशन का ट्रांसमिट करना सिग्नल, उसको एक स्पेसिफिक पावर देनी होती है. अब वो पावर के लिए आप रिसोर्स यूज कर रहे हैं पावर, तो पावर एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि आप ऐसा कोड यूज करें जो कम से कम पावर को इस्तेमाल करके अपनी कम्युनिकेशन कर ले. तो पावर एफिशिएंसी फॉर अ गिवन बैंडविड्थ एंड अ स्पेसिफाइड डिटेक्शन एरर रेट, द ट्रांसमिशन पावर शुड बी एज लो एज पॉसिबल. यानी कम से कम पावर में आप अपना काम कर लें, उतना अच्छा वो लाइन कोड होगा. नेक्स्ट, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कैपेबिलिटी. अब किसी भी सिग्नल को आपने ट्रांसमिट किया और दूसरा एंड पे उसको रिसीव किया,
तो उसमें एरर्स आएंगे। अब आपके लाइन कोड की खास बात क्या है कि उसके अंदर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा कोड जो एरर को डिटेक्ट करे और उसको करेक्ट कर ले। तो ऐसे कोड का फायदा ये होगा कि आप दूसरे एंड पे इजीली उसको जो मैसेज आप भेजना चाह रहे हैं, एक्चुअल मैसेज, वो आप उसको इजीली जो है वो रीड कर सकते हैं और उसमें एरर जो है वो कम से कम होगा। सो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कैपेबिलिटी, इट इज डिजायरेबल टू डिटेक्ट एंड परफेक्टली एंड प्रेफरेबली करेक्ट डिटेक्शन एरर्स इन अ बाइपोलर केस। अच्छा, अब यहाँ पे जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हमने यहाँ पे बाइपोलर कोड देखा था जिसमें मैंने कहा था कि एक वन जो है वो पॉजिटिव पीक से रिप्रेजेंट करते थे हम, और दूसरा वन जो है वो नेगेटिव पीक से। तो मुझे ये बताएं कि अगर आप बाइपोलर कोड यूज कर रहे हैं और आपके पास दो एक जैसी पीक्स आ गई हैं, उसका क्या मतलब है? बाइपोलर कोड आप यूज कर रहे हैं जिसमें वन को आप अल्टरनेट पीक से प्रेजेंट करते हैं, अगर एक जैसी दो पीक्स आ गई इसका क्या मतलब है? अगर दो पीक्स एक जैसी आ गई, चाहे वो पॉजिटिव पीक्स हो चाहे वो नेगेटिव पीक्स हो, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर एरर आ गया है। बिल्कुल, क्योंकि एरर आएगा तो पीक चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमेशा जो ऐसा कोड हमें जरूरत होती है जो इन एरर्स को डिटेक्ट कर सके, इन एरर्स को, और फिर आगे करेक्ट भी कर सके। ये भी हम डिटेल से देखेंगे चैप्टर नंबर 14 में। जब हम एरर करेक्शन कोड्स पढ़ेंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि हम एरर को करेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसमें हम देखेंगे डिटेल्स। तो ऐसा लाइन कोड हम ढूंढना चाहेंगे जो एरर्स को डिटेक्ट भी कर सके और करेक्ट भी कर सके। फेवरेबल पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, हाँ जी, PSD, power spectral density. It is desirable to have zero power spectral density at zero frequency DC. इसके लिए सबसे पहले जस्ट आपको थोड़ा सा रिमाइंड में करवा देता हूँ। बेसिकली पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होती है कि आपके पास इसके नाम से जितना पता चल रहा है, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, इसको हम प्लॉट करते हैं अलोंग फ्रीक्वेंसी, ठीक हो गया। और इस एक्सिस पे होती है इसकी पावर, यानी किस फ्रीक्वेंसी की कितनी पावर है वो रिप्रेजेंट करता है पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। एक सिग्नल है आपके पास, एक सिग्नल है उसमें 10 हर्ट्ज भी है, उसमें 20 हर्ट्ज भी है। तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आपको ये बताएगा कि किस फ्रीक्वेंसी की कितनी पावर है सिग्नल के अंदर। क्लियर हो रही है बात? एक सिग्नल के अंदर हर फ्रीक्वेंसी की कितनी पावर है, हर फ्रीक्वेंसी का कितना स्ट्रॉन्ग वर्जन है उस सिग्नल के अंदर, वो रिप्रेजेंट करता है PSD। तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इन अ सिग्नल। सो यू कैन फाइंड आउट कि किसी भी पर्टिकुलर सिग्नल के अंदर किस फ्रीक्वेंसी का ज्यादा शेयर है। एक सिग्नल है जिसके अंदर 20 हर्ट्ज की पावर ज्यादा है, लो फ्रीक्वेंसी की पावर कम है, या हाई फ्रीक्वेंसी की पावर कम है, तो ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी आपको? वो PSD से मिलेगी, ठीक है। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है किसी भी लाइन कोड की वो क्या होती है? इट इज डिजायरेबल टू हैव जीरो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी एट जीरो फ्रीक्वेंसी या DC। जीरो फ्रीक्वेंसी को DC भी कहते हैं ना, AC इज फ्रीक्वेंसी, और अगर जीरो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा तो उसको क्या कहते हैं? DC। तो हम ऐसा कोड चाहते हैं कि ये जो जीरो फ्रीक्वेंसी है जो कि इस लाइन पे यहाँ पे है, यहाँ पे आपकी PSD जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? PSD जीरो होने का ये मतलब है कि इस सिग्नल के अंदर फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, कोई ऐसा सिग्नल का कंपोनेंट नहीं है जो जीरो फ्रीक्वेंसी का हो। इसका ये मतलब है। क्यों इसकी जरूरत होती है? बिकॉज AC कपलिंग एंड ट्रांसफार्मर्स आर ऑफन यूज्ड एट द रिपीटर्स। अब जो हमने रीजनरेटिव रिपीटर की बात की थी ना, उसमें क्या होता है कि सिग्नल कैसे रीजनरेट होता है, उसमें ये AC कपलिंग और ट्रांसफार्मर्स यूज हो रहे होते हैं, ठीक हो गया। कैसे यूज हो रहे होते हैं इसकी डिटेल में भी हमने नहीं जाना, जस्ट। और आपको पता है कि ट्रांसफार्मर जो है वो काम ही नहीं करता जब तक AC सिग्नल ना आए। तो अगर आपका ऐसा सिग्नल आ गया जिसमें जीरो फ्रीक्वेंसी की सिग्नल की भी पावर अवेलेबल है, तो उस सिग्नल को तो रीजनरेट कर ही नहीं सकेंगे। इसलिए हम जो है वो ऐसा लाइन को ढूंढेंगे जिसकी फेवरेबल पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या हो?
कि इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जीरो फ्रीक्वेंसी पे जीरो हो। Significant power in low frequency component should also be avoided because it causes DC wander in the pulse stream when AC coupling is used. तो ओवरऑल रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि हमारे पास ऐसा सिग्नल हो जिसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जीरो हो लो फ्रीक्वेंसीज पे। फॉर एग्जांपल ये मैंने आपके सामने एक पीएसडी बनाई है सिग्नल की, तो इसमें आप देखेंगे जो जीरो फ्रीक्वेंसी वाला कंपोनेंट था वो है ही नहीं। इस किस्म की पीएसडी हमें रिक्वायर्ड होगी अपने लाइन कोड्स की। आगे चलते हैं, आगे दोबारा इसकी डिस्कशन आएगी नेक्स्ट सेक्शन में। एडिक्वेट टाइमिंग कंटेंट, इट शुड बी पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट टाइमिंग और क्लॉक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिग्नल। अब आपके पास जो सिग्नल है पल्सेस की फॉर्म में, वो ऐसा होना चाहिए कि आप उससे इन पल्सेस की टाइमिंग निकाल सकें। क्यों? क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन करनी है ना, आपने सिंक्रोनाइजेशन करनी है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको कम से कम इन पल्सेस की टाइमिंग इंफॉर्मेशन हो, उनकी क्लॉक की जनरेशन भी हो सके। आखिरी जो रिक्वायरमेंट है किसी भी लाइन कोड की, इट इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है इट शुड बी पॉसिबल टू करेक्टली ट्रांसमिट अ डिजिटल सिग्नल रिगार्डलेस ऑफ द पैटर्न्स ऑफ वंस एंड जीरोस। We saw earlier that analog strings of zeros could cause problem in timing extraction for the on-off and bipolar case. इसका ये मतलब है कि लेट्स से हमारा ये एक लाइन कोड है, इसमें अगर बहुत ज्यादा जीरोस आ गए, तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि जब बहुत ज्यादा जीरोस आ गए, कुछ भी ट्रांसमिट नहीं हो रहा, तो अब आपको इस सिग्नल की टाइम की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आपको इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते। इसलिए जो है ऐसा कोड जिसमें जीरोस हो उसको हम नॉन ट्रांसपेरेंट कोड कहते हैं, और ऐसा कोड जिसमें जीरोस ना हो उसको हम ट्रांसपेरेंट कोड कहते हैं। ठीक है, अ कोड इज ट्रांसपेरेंट if the data are so coded that for every possible sequence of data the code signal is received faithfully. For example, अगर आप यहाँ पे इन कोड्स को देखें, जो हमने कोड की एग्जांपल्स देखी थी, इन कोड्स को अगर आप देखें, इसके अंदर देखें जीरो को जीरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना इसमें ऑन ऑफ में, तो ये नॉन ट्रांसपेरेंट कोड है। जबकि ये जो पोलर कोड है इसमें हम जीरो को माइनस पीक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये दिस इज अ ट्रांसपेरेंट कोड। ठीक है, इसी तरह दिस इज आल्सो अ ट्रांसपेरेंट कोड। तो पोलर कोड जो है ट्रांसपेरेंट कोड होता है क्योंकि उसमें जीरो को हम जीरो से रिप्रेजेंट नहीं करते बल्कि एक दूसरी पीक से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है किसी भी लाइन कोड्स की। ट्रांसमिशन बैंडविड्थ कम से कम यूज करें, पावर एफिशिएंट हो, एरर डिटेक्शन की करेक्शन कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऐसी हो जो कि जीरो हो अलॉन्ग जीरो फ्रीक्वेंसी, टाइमिंग कंटेंट की इंफॉर्मेशन आपको मिले ताकि आप क्लॉक सिग्नल को फ्रीक्वेंसी दे सकें, और ट्रांसपेरेंट कोड हो कि उसमें स्ट्रिंग ऑफ जीरोस ना हो। नेक्स्ट सेक्शन है पीएसडी ऑफ वेरियस लाइन कोड्स। अब जो हमने बात की थी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की, तो हम देखते हैं कुछ लाइन कोड्स कि उनकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी किस किस्म की है और उस पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की क्या हमें एडवांटेजेस होंगे और कहाँ पे वो यूज हो सकते हैं लाइन कोड्स और कहाँ पे नहीं हो सकते। पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कैसे निकाली जाती है, इसकी एग्जांपल चैप्टर नंबर 3 में जो है वो गिवन है। बेसिकली पीएसडी जो है वो कैसे निकाली जाती है। अब यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर ये जो पोर्शन है जिसमें हम डिराइव कर रहे हैं पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की बेसिकली जो डेरिवेशन है वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, तो वी विल नॉट स्टडी हाउ टू डिराइव पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस डेरिवेशन। ठीक है, पीएसडी की डेरिवेशन ही हमने करनी। हम आ जाते हैं यहाँ पे इसके रिजल्ट के ऊपर जी। तो किसी भी सिग्नल की पीएसडी हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पीएसडी ऑफ अ सिग्नल वाई, एस सिंबल यूज होता है पीएसडी के लिए, एस वाई ऑफ एफ मींस, एस मींस पीएसडी ऑफ विच सिग्नल, वाई सिग्नल, एफ मींस के ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, पीएसडी इज ऑलवेज इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। अभी मैंने आपको जो पीएसडी बना के दिखाई थी उसमें इस एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी थी, इज इक्वल टू पी एफ स्क्वायर। अब पी एफ क्या है? पी एफ इज बेसिकली द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी सिग्नल पी। पी सिग्नल था जिसकी आप पीएसडी फाइंड कर रहे थे, जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म था, इनटू एस एक्स ऑफ एफ। एस एक्स ऑफ एफ व्हाट इज? एस एक्स ऑफ एफ इज बेसिकली द पीएसडी ऑफ सिग्नल और इनपुट एक्स। ठीक है, अच्छा ये तो कुछ पीएसडी की कैलकुलेशन की से रिलेटेड इक्वेशन थी कि आपने पीएसडी को बेसिकली फाइंड कैसे करना है। ये अगेन ये दिस इज पार्ट ऑफ डेरिवेशन व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, मैं क्लास पे कर रहा हूँ कि आपको पता हो ये डेरिवेशन हम जा रहे हैं। बेसिकली इसकी डेरिवेशन में ऑटो कोरिलेशन यूज होती है,
हम यूज नहीं कर रहे अभी। हम इस रिजल्ट पे आता है। इंफॉर्मेशन जो हमने यूज करनी है वो बेसिकली ये है कि किसी भी लाइन कोड की जो पीएचडी है उससे हम जो प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं, और हमने अगर किसी पर्टिकुलर लाइन कोड को यूज करना हो तो हमें किस किस्म की पीएचडी की जरूरत पड़ेगी, वो हमारे जो है वो उसका कंसर्न हमारा उसके साथ है। जी, तो ये देखिए, ये बेसिक फार्मूला है, जनरल फार्मूला ऑफ पीएचडी। पीएचडी का जनरल फार्मूला है एस वाई ऑफ एफ, पीएचडी ऑफ वाई इज इक्वल टू पी एफ स्क्वायर एस एक्स एफ विच इज इक्वल टू पी एफ स्क्वायर ओवर टी बी इनटू दिस। अब ये जो ब्रैकेट में टर्म लिखी है, दिस इज बेसिकली आर विच इज कॉल्ड ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन क्या होती है? ऑटो कोरिलेशन फाइंड नहीं करनी हमने, लेकिन जस्ट आपको पता होना चाहिए होती क्या है। ऑटो कोरिलेशन इज बेसिकली द कोरिलेशन ऑफ अ सिग्नल विद इटसेल्फ, अ डिलेड वर्जन ऑफ इटसेल्फ। ये एक सिग्नल है, ठीक है। अब कुछ डिले के बाद ये सिग्नल ये बनेगा, तो हम इन दोनों का जब कोरिलेशन निकालेंगे तो उस कोरिलेशन को क्या कहेंगे? ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन मतलब होता है अपने ही साथ कोरिलेशन करना डिलेड वर्जन के साथ, ठीक है। अपने ही डिलेड वर्जन के साथ कोरिलेशन को हम क्या कहते हैं? ऑटो कोरिलेशन। जबकि क्रॉस कोरिलेशन किसको कहते हैं? क्रॉस कोरिलेशन कहते हैं दूसरे सिग्नल के साथ कोरिलेशन को, ठीक है। ये ऑटो कोरिलेशन और क्रॉस कोरिलेशन का डिफरेंस पता चल गया ना आपको? ऑटो कोरिलेशन इज द कोरिलेशन ऑफ अ डिलेड वर्जन, where cross correlation is correlation with an another signal. कोरिलेशन क्या होती है? कोरिलेशन होती है सिमिलैरिटी फाइंड करना, ठीक है। कोरिलेशन का क्या मतलब होता है? सिमिलैरिटी फाइंड करना। तो the PST of a line code is fully characterized by its Rn. Rn means the autocorrelation and the pulse shaping selection. Pulse shape कि जो आप pulse use कर रहे हैं वो किस shape की है? We shall now use the general result to find the PSTs of various specific line codes by first determining their autocorrelation. अब यहाँ से हम एक एक करके बारी बारी line codes की PSD को स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पोलर सिग्नलिंग। पोलर सिग्नलिंग कौन सी लाइन कोड थी? इन पोलर सिग्नलिंग, सिग्नलिंग कह लें या लाइन कोड कह लें, एक ही बात है। A 1 is transmitted by a pulse P and a 0 is transmitted by a minus pulse. हमने देखा था ना कि अगर आप पॉजिटिव पीक यूज कर रहे हैं 1 के लिए और नेगेटिव पीक यूज कर रहे हैं 0 के लिए, तो इस किस्म के कोड को क्या कहते हैं? पोलर कोड कहते हैं, ठीक है। तो अगेन ये ऑटो कोरिलेशन फाइंड कर रहे हैं, इसको छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं डायरेक्ट। ये आपकी इक्वेशन है बेसिकली इसकी हॉर्स स्पेक्ट्रल डेंसिटी की, ठीक है। हॉर्स स्पेक्ट्रल डेंसिटी अब इसकी अगर हम निकालें पोलर सिग्नल की, हॉर्स स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज इक्वल टू पीएफ स्क्वायर ओवर टीबी इनटू आर नॉट। फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन ऑफ वेरियस स्कीम्स वी शैल कंसीडर अ स्पेसिफिक पल्स शेप। अच्छा, अब जिस तरह ऊपर हमने बात की ना कि P इज व्हाट, P बेसिकली रिप्रेजेंट्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ P ऑफ T, और P क्या था कि पल्स कौन सी है। आप देखिए ये पल्स भी यूज कर सकते हैं विच इज अ रेक्टेंगुलर पल्स, एक ये पल्स भी हो सकती है, एक ये पल्स भी हो सकती है, इसी तरह ये पल्स भी हो सकती है, ठीक है। तो पल्स की डिफरेंट शेप्स है ना, तो कौन सी शेप हम यूज कर रहे हैं उस पर ये डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर अ रेक्टेंगुलर पल्स। फॉर सिंपलिसिटी हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये रेक्टेंगुलर पल्स है जिसकी पल्स विड्थ है टीबी ओवर 2, हाफ रेक्टेंगुलर पल्स विड्थ। सो पी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पी इज अ रेक्टेंगुलर पल्स, इसकी पल्स विड्थ टीबी ओवर 2 है, ठीक है। दिस सिंबल स्टैंड फॉर बेसिकली अ रेक्टेंगल पल्स, ठीक है। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? रेक्टेंगल का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है जी? बताइए जी, रेक्टेंगल का फोरियर ट्रांसफॉर्म सिंक, ठीक है, सिंक होता है ना। साइनोसाइड जिसका डिके कर रहा हो उसको हम सिंक फंक्शन कहते हैं। देयरफॉर एस वाई ऑफ एफ, व्हाट इज एस वाई ऑफ एफ? द पीएसडी इज इक्वल टू टीबी और फॉर सिंक स्क्वायर पाई एफ टीबी। तो बेसिकली ये इसकी सिंक फंक्शन का स्क्वायर जो है ये बेसिकली पीएसडी है। किसका पीएसडी है ये पोलर कोड का, जो पोलर लाइन कोड होता है उसका पीएसडी ये हमने निकाला है जब इसकी शेप एक रेक्टेंगल थी।
इसको जगह अगर हम प्लॉट करें, इसका प्लॉट ये बनता है, ठीक है, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ अ पोलर सिग्नल, ये इसका प्लॉट है। अच्छा देखिए, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी के एक्स एक्सिस में क्या है, इंडिपेंडेंट एक्सिस में फ्रीक्वेंसी है ना, एफ इज लीनियर फ्रीक्वेंसी। अगर हम उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो मेगा आ जाएगा, विच इज 2 पाई एफ। इस एक्सिस पे एफ, ये आर बी और 2 आर बी क्या चीज है, आर बी इज बेसिकली द बिट रेट, आर बी इज बेसिकली द बिट रेट, ठीक है। और ये इसको अगर हम 2 पाई एफ करें तो 2 पाई एफ, एफ लिख लें या 1/t भी लिख लें, एक ही चीज है ना। तो ये आपके पास ये प्लॉट हुआ हुआ इसका सिंक फंक्शन का स्क्वायर, ये इस इक्वेशन को बेसिकली हमने यहाँ पे नीचे प्लॉट किया हुआ है यहाँ पे। अब इंफॉर्मेशन हमें क्या मिल रही है यहाँ से, इस इंफॉर्मेशन को अगर हम देखें, क्या ये ऐसा लाइन कोड है जिसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी डीसी पे 0 हो, जीरो फ्रीक्वेंसी पे तो इसकी पीक है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसका मतलब है वो जो हमारी रिक्वायरमेंट एक थी ना कि ऐसा लाइन कोड हो जिसकी डीसी फ्रीक्वेंसी पे नल हो, वो नहीं है ऐसा केस, ठीक है। तो अब इसकी कुछ एडवांटेजेस होंगे और कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे, ठीक है। क्या एडवांटेजेस होंगे और क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, यहां से अगर हम इसको देख लें, फ्रॉम पोलर सिग्नल स्पेक्ट्रम द एसेंशियल बैंडविड्थ इज ऑफ द सिग्नल इज सीन टू बी 2 RB हर्ट्ज, ठीक है। अगर हम यहां से देखें तो इसकी बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ बेसिकली होती है जहां पे ये 0 हो रहा है, इसकी बैंडविड्थ कितनी है, ये 2 RB हर्ट्ज, ठीक है, 2 RB, तो बैंडविड्थ की 2 RB है। This is 4 times the theoretical bandwidth, Nyquist bandwidth required to transmit RB pulses per second. अब अगर आपने RB pulses per second ट्रांसमिट करनी है तो आपको बैंडविड्थ चाहिए होती है RB/2, लेकिन ये बेसिकली 4 टाइम्स है उसके 2 RB, जिसका मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा बैंडविड्थ यूज कर रहे हैं। और एक और बात भी है, इंक्रीजिंग द पल्स विड्थ, यानी ये जो पल्स था रेक्टेंगुलर, इसकी विड्थ अगर आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, reduces the bandwidth expansion in time domain, क्योंकि आपको पता है कि टाइम में एक चीज बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, वो कंप्रेस होगी, और फ्रीक्वेंसी में बढ़ेगी तो टाइम में कंप्रेस होगी, दोनों का रिलेशन है, ठीक है। इसका क्या मतलब कि अगर आप इसकी ड्यूरेशन बढ़ाते हैं, इसकी विड्थ तो कम हो जाएगी, बैंडविड्थ कम इस्तेमाल होगी, लेकिन बिट रेट कम हो जाएगा ना। बिट रेट क्यों कम होगा, क्योंकि पल्स की विड्थ बढ़ गई है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमें ये दिखा रही है कि आपके पास ये जो पोलर सिग्नल है, ये ऐसा सिग्नल है जो कि बहुत ज्यादा बैंडविड्थ खा रहा है, इसका ये बैंडविड्थ एफिशिएंट सिग्नल नहीं है, ठीक है। दस पोलर सिग्नलिंग इज नॉट द मोस्ट बैंडविड्थ एफिशिएंट। तो पहला डिसएडवांटेज हमने देखा कि इसकी बैंडविड्थ एफिशिएंसी नहीं है। सेकंड, पोलर सिग्नलिंग हैज नो कैपेबिलिटी फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, क्योंकि हमें पता है कि पोलर सिग्नल में आपके पास एक पॉजिटिव पीक से 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नेगेटिव पीक से 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब 1 0 बन गए, 0 1 बन गए, ये डिटेक्ट ही नहीं हो सकेगा ना, एरर डिटेक्ट नहीं कर सकते हम उसमें, ठीक है। सो इट हैज नो कैपेबिलिटी फॉर एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन। A third disadvantage of polar signaling is that it has a non-zero PST at zero frequency. लेकिन वही जो हमने बात की थी कि इसकी फ्रीक्वेंसी 0 पे, PST 0 नहीं है, ये भी डिसएडवांटेज है। This will rule out the use of AC coupling during transmission. AC coupling और ट्रांसफार्मर हम यूज कर नहीं सकते अगर आपके पास DC पे सिग्नल 0 ना हो। Later we shall show how a PST of a line code may be forced to 0 at DC by properly shaping the pulse. आगे बाद में हम देखेंगे कि इस सिग्नल को, इस पीएसडी को हम 0 कर सकते हैं यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी शेप जो है वो पल्स की चेंज कर लें। ये तो डिसएडवांटेजेस थे। ऑन द पॉजिटिव साइड इसका एडवांटेज क्या है, पोलर सिग्नलिंग इज द मोस्ट एफिशिएंट स्कीम फ्रॉम द पावर रिक्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम हो जिसमें आपको कहा जाए कि आपने पावर कम से कम इस्तेमाल करनी है, बैंडविड्थ जितनी मर्जी इस्तेमाल कर लें, तो वहां पे आप ये पोलर लाइन कोड यूज कर सकते हैं क्योंकि इसकी पावर एफिशिएंसी जो है वो सबसे ज्यादा है और पावर ही कम से कम यूज करता है। फॉर अ गिवन पावर इट कैन बी शोन दैट द एरर डिटेक्शन प्रोबेबिलिटी फॉर अ पोलर स्कीम इज द लोएस्ट अमंग ऑल सिग्नलिंग टेक्निक्स। पोलर सिग्नलिंग इज आल्सो ट्रांसपेरेंट। हाँ जी, एक और फायदा इसका क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है। क्यों ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि 0 के लिए हम 0 यूज नहीं करते। इसका मतलब है कि स्ट्रिंग ऑफ जीरोस इसमें नहीं आ सकते, इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट कोड। तो कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, फिर ये डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर कि आप कौन सा लाइन कोड यूज करना चाह रहे हैं। तो अगेन जस्ट मैं समराइज करता हूँ, पोलर सिग्नल के डिसएडवांटेजेस, बैंडविड्थ एफिशिएंट नहीं है। सेकेंडली
डीसी नल नहीं है जीरो के ऊपर, ठीक होगा। और थर्डली एरर डिटेक्शन और करेक्शन की एबिलिटी नहीं है। पॉजिटिव साइड पे इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि ये एक ट्रांसपेरेंट कोड है क्योंकि इसमें जीरोस नहीं होते हैं, और इसी तरह इसके अंदर पावर कम से कम यूज होती है, सो दिस इज अ पावर एफिशिएंट कोड। अच्छा, अब ये जो डिसएडवांटेज हमने पढ़ा था कि ये डीसी पे जीरो नहीं है, और हमने ये कहा था कि पल्स की शेप थोड़ी सी चेंज करके हम डीसी को नल कर सकते हैं। उसका क्या तरीका होता है? कंस्ट्रक्टिंग अ डीसी नल इन पीएसडी बाय पल्स शेपिंग, बिकॉज SYFF द पीएसडी ऑफ अ लाइन कोड कंटेन्स पीएफ स्क्वायर। ये भी हमने जो पीएसडी की इक्वेशन देखी थी, आपने इस इक्वेशन में देखें कि आप पल्स की शेप यूज कर रहे हैं। बेसिकली PFF इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ P which is depending on the pulse shape. We can force the PSD to have a DC null by selecting a pulse P such that PFF is 0 at DC. तो अगर हम ऐसा लाइन कोड इस्तेमाल करें जिसमें PFF की वैल्यू 0 हो जाए फॉर जीरो फ्रीक्वेंसी के लिए, तो हम अपनी शेप को थोड़ी सी चेंज करके अपने लाइन कोड को ऐसा बना सकते हैं जो कि डीसी पे नल दे। फॉर एग्जांपल PFF क्या होता है? इट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ P ऑफ T, ठीक है। इंटीग्रल P ऑफ T रेस्ट माइनस j 2 पाई ऑफ T बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन लिखी है। इसको अगर आपने जीरो करना है तो क्या करेंगे आप? P ऑफ जीरो यानी F0 पुट करेंगे आप, F0 पुट करेंगे क्या हो जाएगा? ये तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। e raised to power 0 is 1, तो ये आपका बच जाएगा इंटीग्रल ऑफ P ऑफ T। Hence, if the area under P of T is made 0, यानी अगर ये 0 हो जाए, जीरो फ्रीक्वेंसी पे आपका PSD 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि PSD जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P of F के, ऐसे ही है ना। तो P of F अगर 0 हो गया 0 के लिए तो PSD भी 0 हो जाएगी। सो द एरिया, इफ एरिया अंडर P of T is made 0, P of 0 is 0 and we will have a DC null in the PSD. For a rectangular pulse, one possible shape of PSD is to accomplish this shown. अच्छा, अब अगर हम ऐसा कोड यूज कर लें, अभी तो हम जो लाइन कोड यूज कर रहे थे वो पॉजिटिव पल्स के लिए ये यूज कर रहा था ना। अगर इसका एरिया आप निकालें तो ये कोई पॉजिटिव एरिया आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसी पल्स को अगर हम चेंज कर दें कि इसमें आधा पॉजिटिव हो और आधा नेगेटिव हो, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इंटीग्रल क्या हो जाएगा इसका? अगर इसमें जितना एरिया पॉजिटिव है उतना एरिया नेगेटिव है तो इसका इंटीग्रल 0 हो जाएगा, ठीक है। yes, तो ऐसी पल्स अगर हम यूज करें, उसकी शेप इसकी बजाय नीचे वाली पल्स शेप यूज करें, तो फायदा ये होगा कि आपके पास इसका एरिया 0 हो जाएगा। एरिया 0 होने का मतलब है कि इसका FFT 0 हो जाएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म 0 हो जाएगा 0 के लिए, और PSD भी 0 हो जाएगी। कहाँ? जहाँ पे 0 फ्रीक्वेंसी है। तो इस किस्म के कोड को, जो ये आपके सामने कोड बना हुआ है जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव पीक में जाता है एक ही बिट के दौरान, 0 से TB का मतलब है विद इन द बिट, ड्यूरिंग द बिट, जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही नेगेटिव एरिया। इस किस्म के कोड को हम कहते हैं दिस पोलर कोड रिजल्टिंग सिग्नल इज कॉल्ड मैनचेस्टर कोड और स्प्लिट फेज और ट्विन बाइनरी सिग्नल, ठीक है। इसको मैनचेस्टर कोड भी कहते हैं, स्प्लिट फेज भी कहते हैं और ट्विन बाइनरी कोड भी कहते हैं। ऐसा कोड जो कि पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया दोनों को रखे ड्यूरिंग दैट बिट, इट इज कॉल्ड अ मैनचेस्टर कोड, स्प्लिट फेज, मैनचेस्टर ट्विन बाइनरी सिग्नल, ठीक है। बेसिक पल्स शेप और मैनचेस्टर सिग्नलिंग, ट्रांसमिटेड वेव फॉर्म। अच्छा जी, अब देखें, अब ये 1 0 0 1 1 0, इसको हमने मैनचेस्टर कोड देना है। कैसे देते हैं? देखें, 1 पॉजिटिव पीक से स्टार्ट हुआ, लेकिन 1 के दौरान ही ये नेगेटिव पीक भी उतनी हमने दे दी। क्यों? ताकि इस बिट के लिए इसका एरिया क्या हो जाए? 0 हो जाए। अच्छा, ये 0 को हमने नेगेटिव पीक से रिप्रेजेंट किया, लेकिन जाहिर है जितना नेगेटिव पीक है उतनी हमने पॉजिटिव भी देनी है। क्यों देनी है? ताकि ओवरऑल जो एरिया है वो क्या हो जाए, एक बिट के लिए वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। अगला 0 आया, अगले 0 को हमने 0 से रिप्रेजेंट किया, लेकिन बाकी आधी बिट ड्यूरेशन के लिए हमने इसको पॉजिटिव पीक से रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरह आप मैनचेस्टर कोड बना सकते हैं। तो इस किस्म की पल्स शेपिंग से हम किसी भी कोड को जो है वो डीसी पे नल प्लेस कर सकते हैं। पोलर सिग्नल के बाद हम आते हैं ऑन ऑफ सिग्नलिंग पे। ऑन ऑफ सिग्नलिंग में क्या होता है? 1 is transmitted by pulse and 0 is transmitted by no pulse। ऑन ऑफ सिग्नलिंग में हम ऑन को पॉजिटिव पीक से रिप्रेजेंट करते हैं और 0 को नो पल्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगेन इसकी डेरिवेशन पे हम नहीं जाते। इसका जो
पीएसडी है, इसकी पीएसडी यहाँ पे ये फाइंड हुई है, ठीक है। दिस इज द पीएसडी ऑफ ऑन ऑफ सिग्नलिंग। इसकी पीएसडी को ड्रॉ किया हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये इसकी पीएसडी ड्रॉ हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अगेन हमारे पास अगर हम इसका एनालिसिस करें तो इसकी बैंडविड्थ कितनी है, 2RB ही है। पोलर सिग्नल की भी 2RB थी। अच्छा, जीरो पे इसका नल है, नल नहीं है, यहाँ पे भी नहीं था। इसके जो साइड लोब्स हैं वो इसके साइड लोब्स का एम्पलीट्यूड एज कंपेयर टू पोलर सिग्नलिंग हाई है। अब इसका फायदा क्या होगा, ऑन ऑफ सिग्नलिंग का कुछ एडवांटेज है या नहीं, ये हम देखते हैं यहाँ पे। ऑन ऑफ सिग्नलिंग हैज वेरी लिटिल टू ब्रैग अबाउट। इसके अंदर ऑन ऑफ सिग्नलिंग के जो एडवांटेजेस हैं बहुत कम है। फॉर अ गिवन ट्रांसमिटेड पावर इट इज लेस इम्यून टू नॉइज। क्या मतलब कि नॉइज इजीली उसको एक्सट्रैक्ट कर देगा। क्यों, देखिए ना, पोलर स्कीम में तो हमारे पास क्या था, पोलर स्कीम में क्या था, पॉजिटिव पीक थी और नेगेटिव पीक थी। जबकि ऑन ऑफ में क्या है, ऑन ऑफ में हमारे पास ये है और ये है। अब याद रखें कि दो बिट्स का, ये 1 था ये 0 था, दो बिट्स का यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जबकि यहाँ पे दो बिट्स का डिस्टेंस जो है वो उसके कंपैरिजन में हाफ है। तो जितना दो बिट्स के दरमियान डिस्टेंस कम होगा उतना एरर का चांस बढ़ता जाता है। नॉइज आएगा तो इस 1 को वो 0 भी बना सकता है और इस 0 को वो 1 भी बना सकता है। जबकि यहाँ पे 1 को ये बनाना या 0 को ये बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा नॉइज चाहिए होगा इस किस्म की चेंज आने के लिए, ठीक है। तो एज कंपेयर टू पोलर सिग्नलिंग ऑन ऑफ इज नॉट नॉइज इम्यून, ठीक है। For a given transmitted power, it is less immune to noise interference than the polar scheme, which uses a positive pulse for 1 and a negative pulse for 0. This is because the noise immunity depends on the difference of amplitudes representing 1 and 0. तो amplitude का difference इसमें ज़्यादा है polar में, जबकि on-off में कम है. Hence, for the same immunity, if on-off signaling uses pulses of amplitudes 2 and 0, polar signaling needs only pulses 1 and -1. यानी अगर हमने इसका amplitude देखें तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 2 का है। अगर यहाँ पे भी हम ऐसे करें कि इसकी पीक को 2 कह दें और इसको 0 कह दें तो आपको डबल पावर चाहिए, ठीक है। तो एज कंपेयर टू पोलर आपको ऑन ऑफ के लिए डबल एम्पलीट्यूड की एनर्जी चाहिए, ठीक है, बिकॉज ठीक है, एनर्जी आपको डबल चाहिए होगी। तो इसका मतलब है कि ट्रांसमिटेड पावर जो है वो इसमें ज्यादा चाहिए। सो इट इज नॉट ऑल्सो पावर एफिशिएंट। मोर ओवर अनलाइक द पोलर केस, ऑन ऑफ सिग्नलिंग इज नॉट ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट भी नहीं है ये, क्योंकि इसमें 0 को आप 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, पावर भी ज्यादा चाहिए और ये ट्रांसपेरेंट भी नहीं है। A long strings of zeros cause the absence of signal and can lead to errors. In addition, all the disadvantages of polar signaling, यानी ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ज्यादा इस्तेमाल करना, नॉन जीरो एट डीसी, एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी भी नहीं है, ये तमाम डिसएडवांटेजेस ऑन ऑफ सिग्नलिंग में भी प्रेजेंट है। तो इन तमाम एरर्स डिसएडवांटेजेस की वजह से ऑन ऑफ सिग्नलिंग इज नॉट अ गुड चॉइस इन कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो ऑन ऑफ सिग्नलिंग एज कंपेयर टू पोलर इज अ बैड चॉइस। अच्छा, अब तीसरी ऑप्शन क्या है हमारे पास, बाइपोलर सिग्नलिंग। बाइपोलर सिग्नलिंग में कितने लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं। 1 और नेक्स्ट 1 को नेगेटिव पीक से शो करते हैं और 0 को 0 से शो करते हैं। तो 3 लेवल्स होते हैं। द सिग्नलिंग स्कीम यूज्ड इन पीसीएम फॉर टेलीफोन नेटवर्क इज कॉल्ड बाइपोलर और अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन। इसको अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन भी कहते हैं, अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन भी कहते हैं बाइपोलर का ना, AMI। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आप वंस को आप अल्टरनेट पीक से शो कर रहे होते हैं ना, इसलिए इसको अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन भी कहते हैं। A 0 is transmitted by no pulse and a 1 is transmitted by a pulse positive P or negative P, depending on whether the previous one was transmitted by -P or P. With consecutive pulses alternating, we can avoid DC wonder and this causes a DC null in the PSD. तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि 0 पे ये DC हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ना, जितनी पॉजिटिव एनर्जी है उतनी ही नेगेटिव एनर्जी होगी, ठीक है। बाइपोलर सिग्नलिंग एक्चुअली यूजेस 3 सिंबल्स एंड हेंस इट इज अ रियली टर्नरी रेदर देन बाइनरी सिग्नल। बाइपोलर सिग्नल बेसिकली बाइनरी नहीं होता बल्कि टर्नरी होता है। इसमें 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है। पीएसडी की कैलकुलेशन डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, हम इसके रिजल्ट पे आ जाते हैं। ये इसकी पीएसडी है और ये प्लॉट हुई है।
जी, अब इसकी पीएचडी आप देखें जरा, ये बाइपोलर की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, इसके साथ कंपैरिजन के लिए ये पोलर की पीएचडी भी प्लॉट है यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह जो हमने मैनचेस्टर या स्प्लिट फेज पढ़ा था मैनचेस्टर, उसकी पीएचडी प्लॉट हुई है। हाँ जी, कोई जरा इन तीन पीएचडीज को देख के जरा मुझे बताए कि बाइपोलर पीएचडी में कौन कौन से एडवांटेजेस हैं जो स्प्लिट फेज या पोलर में नहीं है। हाँ ठीक है, सेकेंड एडवांटेज इसका क्या है कि इसकी पीएचडी 0 पे 0 है, जबकि पोलर की 0 नहीं थी। ठीक हो गया। अच्छा, पावर किसकी ज्यादा है? पावर बाइपोलर की ज्यादा है, तो पावर ज्यादा यूज हो रही है बाइपोलर में। मैनचेस्टर या स्प्लिट फेज में पावर कम इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो इन तरह हम कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके लिए कौन सा सुटेबल रहेगा। अगर आपको कहा जाता है कि नहीं हमें डीसी नल चाहिए, तो फिर आपको बाइपोलर या स्प्लिट फेज यूज करना पड़ेगा। अब बाइपोलर या स्प्लिट फेज में से अगर आपके पास ऑप्शन ये है कि आप पावर ज्यादा इस्तेमाल कर लें लेकिन बैंडविड्थ कम इस्तेमाल करें, तो उसमें कौन सी यूज करेंगे? बाइपोलर यूज करेंगे। फिर अगर आपकी रिक्वायरमेंट आती है कि जी बैंडविड्थ बेशक ज्यादा यूज कर लें लेकिन पावर कम यूज करें, तो फिर कौन सी यूज करेंगे? फिर स्प्लिट फेज या मैनचेस्टर यूज करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, डिफरेंट कंडीशंस हैं। Bipolar signaling has several advantages. First of all, its spectrum has a DC null, ये देख चुके हैं हम। Its bandwidth is not excessive, ये भी हमने देख लिया है। It has a single error detection and correction capability। हाँ जी, सबसे डिफरेंट जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि इसमें एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन की है। जिस तरह हमने ऑलरेडी कहा कि एक वन को आपने पॉजिटिव पीक से रिप्रेजेंट किया, दूसरे वन को नेगेटिव पीक से रिप्रेजेंट किया। अब अगर आपके पास दो पॉजिटिव पीक्स आ गए, उसका मतलब है कि इसमें कोई एरर है। ठीक हो गया। This is because even single detection error will cause a violation in the alternating pulse rule and this will be immediately detected. If a bipolar signal is rectified, यानी इसको आपने correct कर दिया है, we get an on-off signal that has a discrete component at the clock frequency, तो हमें clock frequency भी यहाँ से मिल जाएगी। Among the disadvantage, अच्छा अब इसका disadvantage क्या है? The requirement for twice as much power as polar signals। जिसमें यहाँ पे हमने PSD प्लॉट किया ना, इसमें देखिए पोलर की पावर इतनी है और बाइपोलर कितनी है, तो इसमें डबल पावर रिक्वायर्ड है इसमें बाइपोलर में, तो पावर रिक्वायरमेंट इसकी ज्यादा है। ठीक है, और पावर रिक्वायरमेंट ज्यादा क्यों है? उसकी वजह ये है कि आपके पास ये अल्टरनेट पीक्स है ना, पॉजिटिव पीक नेगेटिव पीक, ज्यादा पावर रिक्वायर्ड है इसमें। ठीक है, दिस इज बिकॉज बाइपोलर डिटेक्शन इज एसेंशियली इक्विवेलेंट टू ऑन ऑफ सिग्नलिंग फ्रॉम द डिटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, वन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन पॉजिटिव पीक एंड नेगेटिव पीक। तो अगर आपने इसको डिटेक्ट करना है तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव पीक्स को डिटेक्ट करते हैं। Another disadvantage of polar signaling is that it is not transparent। हाँ जी, क्यों? क्योंकि जीरो को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जीरो को, तो लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ जीरोस इसमें आ सकते हैं, इसलिए ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। In various substitution schemes are used to prevent long strings of logic zeros from allowing the extracted signals। अच्छा जी, अब जो इसमें डिसएडवांटेज था कि जीरोस आ सकते हैं बहुत सारे, इन बहुत सारे जीरोस को हमने कैसे सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को, इसका हम आगे सोल्यूशन देखते हैं। इस किस्म के प्रॉब्लम जिसमें बहुत सारे जीरो आ जाए, उसके लिए हम जो सिग्नलिंग स्कीम यूज करते हैं उसको कहते हैं HDB सिग्नलिंग। HDB स्टैंड्स फॉर हाई डेंसिटी बाइपोलर। ठीक है, बाइपोलर हमने देख लिया ना कि इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इसमें बैंडविड्थ भी कम इस्तेमाल हो रही है, इसमें आपको एरर डिटेक्शन भी मिल रही है, इसमें आपको जो है वो और बहुत सारे एडवांटेजेस मिल रहे हैं। लेकिन डिसएडवांटेज जो इसमें सबसे बड़ा वो ये है कि इसमें जीरोस आ सकते हैं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट कोड नहीं है। तो HDB सिग्नलिंग क्या करता है? वो ये करता है कि आपके पास अगर एक खास नंबर ऑफ जीरोस आ जाएं तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं एक और कोड के साथ। थोड़ा इसको देखते हैं। HDB scheme is an ITUT standard। ठीक है, in this scheme the problem of non-transparency in bipolar signaling is eliminated। कैसे? by adding pulses when the number of consecutive zeros exceeds n। जब n नंबर ऑफ जीरोस से ज्यादा जीरोस हो जाएंगे तो आप उसको रिप्लेस कर देंगे एक कोड से। Such a modified coding is designated as HDB coding। अब n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1, 2, 3 एनी वैल्यू हो सकती है। The most important of the HDB codes is the HDB 3 format। तो n की वैल्यू अगर 3 आप रखते हैं तो HDB 3 फॉर्मेट बन जाएगा। The basic idea of the HDB n code is that when a run of n+1 zeros occurs, this group of zeros is replaced by one of the special n+1 binary digit sequences। इसकी एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से कि ये कोड है आपका बाइपोलर कोड है। ठीक है, ये आपके पास एक बाइपोलर कोड है। बाइपोलर कोड में अब आप देख सकते हैं कि ये 0 1 0 1 1 1
अब ये आगे बहुत सारे जीरोस आ गए। अब HDB3 सिग्नल है ना, HDB3, हम HDB3 में ये करेंगे, जब आपके पास n+1 जीरोस आएंगे तो आप उसको रिप्लेस कर देंगे। अगर n3 है तो n+1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जब 4 जीरोस आएंगे तो आप उसको एक और कोड से रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी 4 जीरोस हैं, फिर आगे देखें ये भी 4 जीरोस हैं, ये भी 4 जीरोस हैं, ये भी 4 जीरोस हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी 4 जीरोस आएंगे उनको आपने रिप्लेस करना है एक और कोड से। वो HDB3 के केस में वो कोड 000 भी हो सकता है या 100 भी हो सकता है। अब 000 भी या 100 भी कब रिप्लेस करना है, वो तब रिप्लेस करना है जब आपके पास नंबर ऑफ वंस इवन या ऑड होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें 1 2 3 4, यहां तक 4 वंस है ना, 4 वंस का मतलब है इवन नंबर ऑफ वंस। जब इवन नंबर ऑफ वंस हैं तो आपने इसको 000 भी से रिप्लेस कर दिया। अच्छा, अब इसमें देखें आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वंस, वो कितने हो गए, ऑड हो गए। तो आपने इसको किस रिप्लेस कर दिया, 100 से, ठीक है। तो ये टेक्निक समझ आ रही है ना आपको। अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ नॉन जीरो नंबर्स हैं तो आप इसको 00 से रिप्लेस कर दें, और अगर आपके पास नॉन इवन नंबर ऑफ या ऑड नंबर ऑफ नॉन जीरो नंबर्स हैं तो आप इसको 100 से रिप्लेस कर दें। फिर अगेन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑड नंबर ऑफ नॉन जीरोज हैं तो आपने अगेन 100 से रिप्लेस कर दिया। फिर आपके पास जब नेक्स्ट 000 आया आपने ये तमाम चेक करने हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आपके पास नॉन जीरोज जो है वो इवन है तो आपने इसको 000 से रिप्लेस कर दिया। तो ये HDB3 है। तो इसकी करस्पॉन्डिंग वेव फॉर्म क्या ट्रांसमिट हो रही है, देखें 0 के लिए 0 है, 1 के लिए ये 1 है, फिर नेक्स्ट 1 के लिए नेगेटिव पीक है, फिर नेक्स्ट 1 के लिए पॉजिटिव पीक है, फिर नेक्स्ट 1 के लिए नेगेटिव पीक है, ठीक है। फिर आपके पास ये V है, V के लिए हम जो है वो यहाँ पे ये वाली पीक यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये 1 है, फिर नेक्स्ट 1 के लिए नेगेटिव पीक है, फिर नेक्स्ट 1 के लिए पॉजिटिव पीक, फिर नेगेटिव पीक, फिर पॉजिटिव पीक। अब V को भी आपने अल्टरनेट करना है, पहला V डाउन साइडेड था तो नेक्स्ट V जो है वो पीक है, फिर नेक्स्ट 1 डाउन आ जाएगा, फिर नेक्स्ट V जो है वो अगेन नेगेटिव पीक के साथ आ गया। तो ये बेसिकली आपका ट्रांसमिटेड वेव फॉर्म है जो कि HDB3 के लिए ट्रांसमिट हो रहा है। अगर हम इसका PSD देखें तो इसका PSD आप कंपेयर करें HDB3 का और ये बाइपोलर का था, ठीक है। क्या एडवांटेज हो रहा है, बैंडविड्थ तकरीबन उतनी ही है, बैंडविड्थ ठीक है, बराबर है दोनों की बैंडविड्थ। अच्छा, बाइपोलर जो है वो इससे 0 से दूर था ज्यादा, ठीक है, पावर कम थी। HDB3 में पावर ज्यादा है, लेकिन जो कोड है अब वो आपका ट्रांसपेरेंट कोड बन गया। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज हमें यहाँ पे मिला वही है कि आपने जीरोस को यहाँ पे रूल आउट कर दिया और लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोस अब यहाँ पे नहीं आ सकते, ठीक है। तो जाहिर जब आप स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोस को कंपनसेट कर रहे हैं तो उसका ट्रेड ऑफ क्या है, तो आपको ज्यादा पावर यूज करनी पड़ी है एज कम्पेयर टू बाइपोलर। तो HDB3 की तरह एक और सिग्नलिंग स्कीम है जिसको कहते हैं HBNGS, बाइनरी विद N0 सब्स्टिट्यूशन सिग्नलिंग। इसमें भी हम ये करते हैं कि जब आपके पास n नंबर ऑफ जीरोस आ जाएं तो उन नंबर ऑफ जीरोस को आप एक कोड से रिप्लेस कर देते हैं। वो जो कोड होता है उसको हम 000B B0B भी कह सकते हैं, ये भी पैटर्न एक हो सकता है। इस तरह ये पैटर्न भी यूज कर सकते हैं, ये भी एक पैटर्न है और ये भी एक पैटर्न है। तो बेसिकली फर्क क्या होता है, फर्क ये होता है कि आपने स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस को एक कोड से रिप्लेस करना है। वो कोड जो है क्या होगा, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, लेकिन एट द एंड हमें एडवांटेज क्या होगा कि आपका कोड जो है वो एक नॉन स्ट्रिंग ऑफ जीरोस में कन्वर्ट हो जाएगा। So there are many other transmission line codes too. Too numerous to list here. A list of codes and appropriate references can be found. तो different line codes हैं, जिसमें मैंने आपको शुरू में कहा, तो उनमें से कुछ हमने यहाँ पे देख ली है, उनकी प्रॉपर्टीज देख ली हैं, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख ली हैं। तो ठीक है, आज के लिए टेस्ट इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर हम बाकी स्टार्ट कर लेंगे। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर से रिलेटेड तो पूछ लें।